अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो होम्योस्टेसिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब हमने करना क्या है, हमने दूसरी से डिस्कस करनी है कि होम्योस्टेसिस वर्क कैसे करता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा बेटा, हमने जनरली डिस्कस करना है, अलग अलग डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आपको पता है होम्योस्टेसिस में आगे डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। उसमें रेगुलेशन होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो हमने इनको ना जनरली डिस्कस करना है थोड़ा सा कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहली बात ये है कि बेसिक डेफिनेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। जैसा कि देखिए ना आप, सुबह से लेकर शाम तक का टेम्परेचर ही देख लें। सुबह टाइम कम होता है, दोपहर तक वो जो है ना इंक्रीज हो जाता है, फिर शाम को दोबारा क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट, जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है। तो वो यही बात कह रहा है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो तो फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट जो है हमारी उस फ्लक्चुएशन को एक नैरो रेंज में रखती है। ये बात भी आप ध्यान दें, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि होम्योस्टेसिस का मतलब कांस्टेंट इन्वायरमेंट नहीं है, एक नैरो रेंज है जिसके अंदर उसने रखना है। ठीक है, तो क्या टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, कि वो जो चेंजेस है उनके नुकसान से बचाने के लिए। अच्छा, ये जो सारा कंट्रोल कर रहा होता है ना, जो भी होम्योस्टेटिक फंक्शन कंट्रोल कर रहा है उसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि नैरो रेंज के अंदर रखता है तमाम फैक्टर्स को। अच्छा बच्चे, यहाँ पर ना एक चीज़ है, एमसीक्यूज के हमारे से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को आपने समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको जनरलाइज करके ना समझाऊंगा, फिर आपको आगे डायग्राम से एक्सप्लेन भी करूंगा। ये जरा पॉइंट समझे वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है द कंट्रोल सिस्टम फ्लक्चुएट इन अ नैरो रेंज, कि नैरो रेंज में फ्लक्चुएट करेगा इन विद इन द सेल एज कंपेयर टू द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल टू द सेल, के सेल के अंदर नैरो रेंज में करेगा और सेल के बाहर जो वो रेंज इंक्रीज कर देगी। अच्छा बच्चे, ये देखें, जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट को जितना ज्यादा स्मॉल कंसीडर करेंगे ना, उतनी ज्यादा प्रिसाइज, उतनी ज्यादा नैरो होम्योस्टेसिस उधर होगी। ठीक है, इस बेटा एग्जांपल को ना समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बेटा देखो, बात सुनो, लेट्स से कि मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक कप ऑफ टी है, चाय का एक कप है। ठीक है, उसमें हमने 1 चम्मच चीनी का डालना है, नॉर्मल है। ठीक है, अगर हम उस कप के अंदर 2 चम्मच चीनी का डाल देते हैं तो वहां पर अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए लेट्स से एक बहुत बड़ा टब है, ठीक है, उसके अंदर लेट्स से कि 100 कप चाय की है। ठीक है, तो उसमें कितने चम्मच चीनी डालनी है, 100 चम्मच चीनी डालनी है। अगर हम उसके अंदर 99 चम्मच डाल देते हैं या 101 चम्मच डाल देते हैं, वहां पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पर है कि बेटा देखो, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट छोटी होगी, स्मॉल होगी, वहां पर बहुत ही नैरो रेंज के अंदर हमें रखना पड़ेगा। ऐसे जैसे जैसे एनवायरनमेंट इंक्रीज करती है, कि जैसे सेल है वहां पर जो होम्योस्टेसिस है बहुत नैरो रेंज में होगा। टिश्यू में उस हिसाब से नहीं होगा, टिश्यू से ऊपर आ जाए, ऑर्गन में उस हिसाब से नहीं होगा, ऑर्गन में वाइड होती जाएगी। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रेंज और वाइड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ का टेम्परेचर भी एक नैरो रेंज के अंदर है एज कम्पेयर टू द होल यूनिवर्स। तो जैसे जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो बड़ी होती जाती है, रेंज भी इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ना थोड़ी सी वर्किंग, उसके बाद मैं आपको डायग्राम से अपनी ये बात एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि ये देखो, वो कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में फ्लक्चुएट ग्रेटली इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। जब मौसम खज़ां आती है उस वक्त पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब बरसातों का महीना तो उसको वाटर की अबंडेंट सप्लाई हो जाती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हाउएवर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट के यहाँ पे क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो उतनी ही रहती है। ठीक है, यहाँ पर उसने बताया हुआ कि बॉडी इज नॉट फ्लडेड, कि जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो बॉडी फ्लड नहीं करती, और जो वाटर है वो हायर रेंज में चला जाता है, एक स्पेसिफिक रेंज है, उस रेंज के अंदर। ठीक है, और जब मतलब कि वाटर जो है वो उसकी जो सप्लाई है वो कम होती है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं करती, हाँ लोअर रेंज पे आ जाता है वाटर। ठीक है, तो यानी कि रेंज है ये हमारी नॉर्मल रेंज है, ये हायर रेंज हो जाएगी, ये लोअर रेंज हो जाएगी। तो इस रेंज के अंदर जो है ना वाटर की क्वांटिटी फ्लक्चुएट करती रहेगी, लेकिन क्या रहेगी, नॉर्मली रहेगी। अच्छा बेटा, ये जो मैंने आपको पहले पॉइंट समझाया था ना, ये डायग्राम पे जरा गौर करें। ये देखो बेटा, ये मैंने एक टिश्यू बनाया है, उस टिश्यू के अंदर सेल है और ये टिश्यू और ये उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो उसने 3 किस्म की एनवायरनमेंट्स यहाँ पे शो की है। एक एनवायरनमेंट है सेल के अंदर, एक एनवायरनमेंट है टिश्यू के अंदर यानी कि सेल्स के दरमियान में, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, और एक है एक्सटर्नल बाहर की एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर मैं सेल की बात करूं तो वो एक्सट्रीमली नैरो रेंज है, क्योंकि सेल सबसे स्मॉल है। ठीक है, इस तरह अगर मैं टिश्यू की बात करूं तो वो जो रेंज है वो नैरो रेंज है, लेकिन एक्सट्रीमली नैरो नहीं है।
लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करूं तो यहाँ पर बेटा जो रेंज है वो बहुत ज्यादा वाइड है। बेटा यहाँ से अगर मैं आपसे एमसीक्यू पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रिसाइज या सबसे ज्यादा नैरो होम्योस्टेसिस कहाँ पे हो रहा है, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी। तो आप किसको क्लिक करेंगे? तो बेटा ऑब्वियसली आप सेल को क्लिक करेंगे। अगर मैं आपको यही एमसीक्यू इस तरह दूं कि सबसे ज्यादा वाइड होम्योस्टेसिस किधर हो रहा है, तो आप किसको क्लिक करेंगे? तो बेटा आप बॉडी को क्लिक करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्रीज करती है वो रेंज भी क्या है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ये टेबल ड्रॉ की है कंपैरिजन बताने के लिए, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड लिविंग कंट्रोल सिस्टम, कि कंट्रोल सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की ले लूंगा और एक एग्जांपल मैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम की ले लूंगा। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अब एग्जांपल जो है ना वो ले लेते हैं, लेट्स से कि एसी है, एयर कंडीशनर है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से? फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, सेंसर, एक सेंसर होगा, एक कंट्रोल सेंटर होगा, ऑन ऑफ स्विच होगा। जैसे बेटा एक एसी है, उसका एक सेंसर होता है, लेट्स से आपने 17 पे एसी को सेट किया हुआ है, तो 17 का क्या मतलब है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने एसी को सेट किया हुआ है। जब आपके रूम का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा एसी ऑफ हो जाएगा, जब आपके रूम का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा तो एसी ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? रिसेप्टर आती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं चेंज को, कंट्रोल सेंटर आता है जो कि हमारा ब्रेन है, और इफेक्टर आता है जो कि रिस्पॉन्स शो करता है। वहां पे ऑन ऑफ स्विच सिस्टम है, यहाँ पर इफेक्टर है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सेंसर है वो क्या करेगा, वो चेंज को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर सेंसर क्या है? रिसेप्टर्स है। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर की ही बात कर लेते हैं, हमारे थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो हमारा वार्मिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेंसर है वो मैसेज सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर को, और यहाँ पर भी यहाँ पर रिसेप्टर जो है वो मैसेज सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर को। इन केस ऑफ टेम्परेचर हमारा जो कंट्रोल सेंटर होता है ना वो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है इन केस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि कंट्रोल सेंटर जो सिस्टम को या तो ऑन कर देगा या ऑफ कर देगा। जैसे एसी है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो एसी ऑन हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम है तो एसी ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर मैसेज सेंड करेगा इफेक्टर को। इफेक्टर क्या होते हैं? ये मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। चैप्टर में 17 में आपको डिटेल में जाके पढ़ाया जाएगा कि इफेक्टर्स क्या होते हैं। ये मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। तो लेट्स से हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर गया है तो हमारे ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये पर्सपिरेशन स्टार्ट कर देंगे, जिस वजह से क्या होगा कि पर्सपिरेशन से हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और भी बहुत से मैकेनिज्म्स हैं, हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे जो है ना वो एक कंट्रोल करता है नैनो रेंज के अंदर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। तो ये था बेटा कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल सिस्टम एंड लिविंग कंट्रोल सिस्टम। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कंट्रोल सिस्टम वर्क कैसे करता है, कि एक स्पेसिफिक रेंज होती है, उस रेंज से जैसे ही बाहर जाएगा तो उसके अगेंस्ट वर्किंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पर ना एक थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ये बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, कंपैरिजन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा फीडबैक मैकेनिज्म